हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यूनिट 5 का जो नोट्स है वो बिल्कुल थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सिलेबस हमारा जो है थ्योरेटिकल है यूनिट 5 का, और ये जो नोट्स है थोड़े से लेंदी है। तो आज की क्लास से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोग फील करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है आसान है, यूनिट 5 भी आसान है, बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं यदि हम पॉइंट वाइज इसको पढ़ के जाएं तो। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड एरर, यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बातें करने वाले हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट बेसिकली है क्या? मेजरमेंट यदि आप समझना चाहें ना तो मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है। किसी भी चीज को कब मेजर आप कर सकते हो? मेजर करने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज की बहुत ज्यादा नीड होगी कि आपको जो चीज मेजर करना है उसे किसी से कंपेयर करेंगे। जैसे मुझे मान लीजिए ये हाइट मेजर करना है, तो मुझे एक स्केल चाहिए, उससे मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बता सकता हूँ कि ये हाइट कितनी है। तो सेम बात है यहाँ पे, इसी को आपको लैंग्वेज में सेंटेंस के फॉर्म में आपको लिख देना है, वो मेजरमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट की बात करूँ कि मेजरमेंट क्या है, तो आप कहेंगे मेजरमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड मेजरेंट। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, आपको पूरा सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो सेंटेंस याद करते हैं, हमारा जो सेंटेंस याद करने का जो पैटर्न है ना, पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड याद करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में हम जब जाते हैं तो इतना ढेर सारा चीजें रट के जाते हैं, भूल जाते हैं। यदि हम सिर्फ की वर्ड पढ़ के जाए ना और की वर्ड याद करके जाए और एग्जाम में हम सेंटेंस बना बना के लिखेंगे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इवन हम हो सकता है क्लास में सबसे अधिक नंबर या फिर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें मैंने शॉर्ट किया है, इसे याद करते वक्त और शॉर्ट करना है। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, तो आपको क्या क्या याद रखना है? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड एंड मेजरेंट। मतलब अब आपको लिखना होगा कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो आप कहेंगे मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द, या फिर मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड एंड मेजरेंट। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास मेजरेंट होता क्या है? मेजरेंट एक फिजिकल पैरामीटर है। क्या कहेंगे? मेजरेंट इज अ फिजिकल पैरामीटर, या फिर कहेंगे वेरिएबल टू बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जाना है। जैसे आपके क्लासरूम का जो डेस्क है, या फिर आप जहां पे बैठे हो वहां पे जो बेड है उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो जिसको मेजर किया जाना है वो क्या है? मेजरेंट। तो आप कहेंगे मेजरेंट इज ए फिजिकल पैरामीटर या फिर वेरिएबल टू बी मेजर्ड। ठीक है, वेरिएबल टू बी मेजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड की बात आती है। स्टैंडर्ड क्या है? जिससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड ही वो स्केल है जो आपको पूरा मेजरमेंट बताने वाला है। जैसे मान लीजिए कि मुझे हाइट मेजर करना है, तो मैं किसी स्केल से कंपेयर करूंगा, तो स्केल यहाँ पे क्या है? इस केस में स्टैंडर्ड है। तो आप कहेंगे ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सबसे पहली बात तो सेम काइंड का होना चाहिए, जैसा आपका मेजरेंट है वैसा ही क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड होना चाहिए। और कह सकते हैं सेम काइंड ऑफ चूजन एज ए यूनिट या फिर बेसिस फॉर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू टू बी मेजर्ड। तो स्टैंडर्ड एक सिंपल सी बात कहेंगे, स्टैंडर्ड क्या है? नोन क्वांटिटी। स्टैंडर्ड को मैं यहाँ पे एक लाइन में लिख दूं कि वह स्टैंडर्ड है क्या, तो मैं कहूंगा इट इज अ नोन क्वांटिटी। ये क्या है? नोन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी। ठीक है, अब कुछ नोट में बातें आपको लिख देनी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना। आप लिखेंगे स्टैंडर्ड मस्ट बी ऑफ द सेम कैरेक्टर एज मेजरेंट। जैसा मेजरेंट होना चाहिए वैसा ही क्या होना चाहिए? हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, मेजरमेंट गिव्स अ नंबर, जो कि मेजरमेंट हमें क्या देता है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या देता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। दूसरा, रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट में जो होते हैं दो बातें होती हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ मेजरमेंट कभी कभी हम लिख देते हैं, लेकिन वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। हमें क्या लिखना चाहिए? वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर ऑफ मेजरमेंट नहीं लिखना है। हम क्या लिख देते हैं? नंबर ऑफ मेजरमेंट। हम क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ मेजरमेंट। लेकिन नंबर ऑफ मेजरमेंट जो है ये नहीं लिखना है, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। दूसरा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है, वो डिस्टेंस क्या हो गया? फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस क्या हो गया? वो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो 10 यहाँ जो है ये क्या है? वैल्यू ऑफ मेजरमेंट है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। क्या है? वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। और मीटर जो है ये क्या है? यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है।
तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे जो मेजरमेंट में होते हैं दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, सेकंड होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, एग्जांपल आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टूल्स के एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इनके जो एग्जांपल है वो क्या, रूलर है, थर्मोमीटर है, स्टॉप वॉच है, वेटिंग मशीन है। रूलर क्या, मान लीजिए हमें कोई हाइट मेजर करना है, लेंथ मेजर करना है रूलर की हेल्प से। टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हम थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। स्टॉप वॉच मतलब कोई भी, मान लो आप रेस कर रहे हो, कोई टास्क दिया गया है, सेम टाइम दिया गया है, तो ये स्टॉप वॉच टाइम को मेजर करने के लिए हम कर सकते हैं। वेटिंग मशीन, वेट मेजर करना है, कौन ज्यादा हैवी वेट है, कौन लो वेट है, तो वो कौन बताएगा आपको, ये वेटिंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे बात क्या है, एरर्स। तो एरर में सबसे अच्छी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एरर आपको कैसे याद करना है, तो आपको ये बॉक्स याद रखना है। क्या याद करना है, ये बॉक्स याद करना है। बॉक्स यदि आपका ये क्लियर होगा तो आप आसानी से बता देंगे। तो हमें ये बॉक्स याद रखना है। ये बॉक्स क्या कह रहा है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम यहां से डिफिनेशंस बनाएंगे। हम कहेंगे एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कंप्लीट, डिफिनेशंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें इसके बारे में कुछ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेड मेजरमेंट विद परफेक्ट एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश यही है, हमारा टारगेट यही है, टास्क यही है कि क्लोज टू 100% एक्यूरेट कंडीशंस को अचीव करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम कहेंगे एरर में अराइज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, कुछ डिफरेंट सोर्स या फिर स्टडी ऑफ एरर्स जो है इनके कुछ सोर्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ एरर की बात करें तो ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो तीन टाइप के हैं, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल एंड इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, अब ग्रॉस एरर की बात करें, देखो ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन हमारी एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग होगी तो हमें करना क्या है, हमें कीवर्ड में बिल्कुल सेंटेंस को याद करने हैं और सबके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो मैं आपको सब कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस एरर की बात कर रहे हैं कि ग्रॉस एरर क्या है, तो ग्रॉस एरर कहेंगे दिस क्लास मेनली कवर्स ह्यूमन मिस्टेक्स। किसकी वजह से, ह्यूमन मिस्टेक्स। ये किसमें हो सकता है, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर रिकॉर्डिंग या फिर कैलकुलेटिंग। ठीक है, तो ग्रॉस एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है इसे मिनिमाइज करने का। इसे मिनिमाइज करने का जो प्रोसेस है वही है प्रॉपर केयर शुड बी टेकन इन रीडिंग रिकॉर्डिंग द डेटा। जब आप डेटा को लिख रहे हो, रीड कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉपर केयर की जरूरत है। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। यदि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसा कि आप देखते हो क्लास में, मैं कोई क्वेश्चंस मैंने आपको दिया, मैंने क्वेश्चंस करने के बाद मैंने खुद क्वेश्चंस क्लास में बनाए, तो मुझे मालूम नहीं उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो मैंने 2 4 5 6 लोगों से पूछा, सबके जो वैल्यू है मैच हो रहा है, तो मैं कहूँगा हाँ ये एक्यूरेट है। ठीक है, यदि सबके डिफरेंट डिफरेंट है तो मैं खुद सॉल्व कर करके चेक करूंगा कि क्या सॉल्यूशंस आएगा। मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाने की वजह से एक्यूरेसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हम एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर को अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा जरूरत यह है कि हम सिस्टमैटिक एरर को सब कैटेगरी में डिवाइड करें। जैसा कि हमने देखा है सिस्टमैटिक एरर क्या है, तीन टाइप के, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, इन्वायरमेंटल। तो हम इन तीनों के टाइप को समझ लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें, इंस्ट्रूमेंटल एरर कैसे होगा, क्यों होगा, क्या रीजन है उसका, तो आप कहेंगे ये ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वही फॉल्टी है, वो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वो जो जितना भी मेजरमेंट करेगा सभी के सभी मेजरमेंट गलत होंगे। या फिर कह सकते हैं कैलिब्रेशन, उसका जो कैलिब्रेशन हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ। एक्चुअली में हम जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका टाइम टू टाइम क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक कराते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन डिफाइन करना हो मुझे, व्हाट इज कैलिब्रेशन, तो मैं कहूँगा कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी चेक करने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। तो ये रीजन है। अब दूसरा, ड्यू टू मिस यूज। मान लीजिए कि हमारे पास कोई वेटिंग मशीन है, उसकी लिमिट है 100 केजी तक वेट कर सकते हैं, आपने 500 केजी यूज कर लिया उस पर मेजर करने के लिए। अब उसके पार्ट्स हो सकता है कि खराब हो जाए, अब वो सही मेजरमेंट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट्स, ये भी
लोडिंग इफेक्ट्स जो सेम रीजन बता सकते, मिसयूज मतलब कहीं खींच रहे हो तान रहे हो, मतलब ये सब मिसयूज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर का रीजन इनमें पूछूं इन्वायरमेंटल एरर किसकी वजह से हो सकता है, तो ये हमारे पास इन्वायरमेंट में ढेर सारे एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है। इनकी वजह से हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना वो कभी कभी एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ इस जगह का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्या होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगी हो, तो वो जो हमारा कंपास है ना वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करेगा। ये सेम कंडीशंस एग्जिस्ट करती है ढेर सारी जगह, तो इसकी वजह से जो एरर आएगा उस एरर को हम बोलेंगे एनवायरमेंटल एरर। तो ये क्या है, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस इंक्लूड्स टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, कैन आल्सो बी इंक्लूड एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप की मैं बात करूं तो थर्ड टाइप जो है वो ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर जो है ये ड्यू टू इंडिविजुअल बायस, मतलब कोई बड़ी बड़ी रीडिंग ज्यादा ज्यादा वैल्यू ले लिया या फिर कम कम वाला वैल्यू ले लिया, या फिर बायसिंग मतलब एक पक्ष, ठीक है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग, सही से आपने ऑपरेटर्स को लगाया नहीं, या फिर इंडिविजुअल केयरलेसनेस, आप बात भी कर रहे हो लैब में और रीडिंग भी ले रहे हो, ध्यान से नहीं ले रहे हो, तो ये ऑब्जर्वेशनल में आ सकता है। इसका एक जेन्युइन रीजन है वो है पैरेलैक्स एरर। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा आई साइड वीक होता है, दो लाइन ना बिल्कुल पास पास में दिखती है, तो उन एरर को हम क्या बोल देंगे, पैरेलैक्स एरर, वो भी आता है ऑब्जर्वेशनल एरर में। नेक्स्ट हमारे पास जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर की मैं बात करूं तो रैंडम एरर का कोई सर पांव नहीं होता है, ये कुछ भी वजह से हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है रैंडम एरर। मैं कहूंगा अकर्स इररेगुलरली, हेंस दे आर रैंडम, ठीक है। रैंडम एरर्स एक्सीडेंटली, मान लीजिए कोई ऑपरेटर्स आप ले जा रहे थे, हाथ से छूट के गिर गया, अब वो काम करना बंद कर दिया, तो वो जो एरर हुआ उस एरर को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। पता नहीं क्या हो गया सिस्टम में, अब काम ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर, ठीक है। ये स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है, ये अनप्रिडिक्टेबल, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, रैंडम एरर। तो ये हमारे पास कुछ एरर थे, बहुत ज्यादा आसान है। अब हमारे पास कुछ बेसिक डिफिनीशंस की मैं बात करूं तो बेसिक डिफिनीशंस, यदि या फिर डिफरेंस आ जाए आपके लिए पूछने के लिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर जो अकर होता है ये बिकॉज ऑफ अनसर्टेन चेंज इन इन्वायरमेंट, या फिर कह सकते हैं सिस्टमैटिक एरर जो है कांस्टेंट एरर है। ये सभी मेजरमेंट में क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए वेटिंग मशीन कम मेजर कर रहा है तो हर केस में कम मेजर कर रहा है, ज्यादा मेजर कर रहा है तो हर केस में ज्यादा। तो एक मैं एक सिंपल सी बात करूँ ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो एरर है रैंडम एरर का, ये वेरी करता है, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सिस्टमैटिक एरर है ना ये कांस्टेंट होगा। यदि ये ज्यादा मेजर कर रहा है तो ज्यादा ही मेजर करेगा, कम मेजर कर रहा है तो कम ही मेजर करेगा, तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट स्टेज में बोलूँ इसका कॉज क्या है, तो ये इन्वायरमेंट हो सकता है, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इसका जो है इनकरेक्ट कैलिब्रेशंस अच्छे से नहीं हुआ, या फिर आपने सही से उसको यूज नहीं किया ऑपरेटर्स, इसलिए इसमें जो एरर हुआ उस एरर को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एरर। नेक्स्ट बात करें डायरेक्शंस ऑफ एरर की, तो ये दोनों डायरेक्शंस में होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी वैल्यू ज्यादा देगी कभी वैल्यू कम देगा, लेकिन हमारा जो सिस्टमैटिक एरर है ना ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो हर बार ज्यादा वैल्यू आएगा, कम वैल्यू आ रहा है तो हर बार कम वैल्यू आएगा, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो रैंडम एरर का कोई भी टाइप्स नहीं होता, जबकि हमारे सिस्टमैटिक एरर के 3 टाइप्स हैं, ये हमने पढ़े, ठीक है। मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे, रैंडम एरर को आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाइए, लेकिन सिस्टमैटिक एरर को नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं होने वाला। डिजाइन को इंप्रूव करो, कैलिब्रेशंस कराओ, सिस्टम को सही कराओ, तब जाके वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये भी बातें देख ली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑब्सोल्यूट एरर। ऑब्सोल्यूट एरर वैसे नॉर्मली कभी ऑब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर पूछे नहीं गए, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एक सिंपल सा आप ये ध्यान देना, ये क्या है, इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड द कन्वेंशनल ट्रू वैल्यू। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव एरर क्या है, ये रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कैलिब्रेशंस। कैलिब्रेशन जैसा कि मैंने आपसे बताया था, कैलिब्रेशन से जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको टाइम टू टाइम कैलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि चेक करना होता है वो सही मेजरमेंट कर रहे हैं कि नहीं। ये जो प्रोसेस है उसे हम कैलिब्रेशंस करते हैं। सेंटेंस के फॉर्म में यदि हम बताना चाहें कैलिब्रेशंस क्या है, तो आप कहेंगे इट इज द एक्टिविटी ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड। मतलब हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना उसको भी हम चेक करें कि वो सही है गलत है, उससे हम क्या बोलेंगे, कैलिब्रेशंस। तो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एवरी इंस्ट्रूमेंट को इस चेन कैलिब्रेटेड अगेंस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली अबव इट
इन द चेन। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इसको चेक और सर्टिफाइड किया जाए। जैसे आईएसओ सर्टिफाइड हो गया आपका प्रोडक्ट, तो उसे क्या कहेंगे, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। एनएसओ मतलब ये प्राइमरी लेवल है, जिसे कहेंगे कंट्री लेवल पे ये एक्सेप्टेड है। स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मतलब यहाँ पे चेक एंड सर्टिफाइड हुआ। और कंपनी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी जो है उसे क्या कह देंगे, वर्किंग स्टैंडर्ड। नीचे हमारा क्या है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंडस्ट्री फ्लोर्स पे यूज होता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स चेन था जिसमें हम कैलिब्रेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। इनके बारे में भी लिखना है। आईएसओ ग्लोबल मतलब, यदि मैं बिल्कुल नीचे से बात करूँ ना, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट मतलब जो है वर्क बेंच, जहाँ पे हम वर्कशॉप में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री। फिर उसके बाद कंपनी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी मतलब वहाँ पे वो देखेंगे हाँ बिल्कुल सही बना कि नहीं। उसके बाद आगे हम फाइनल कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं, डीन है, उनके पास अपने भेजा, तो उन्होंने उसको सर्टिफाइड कर दिया, तो चेक एंड सर्टिफाइड हो गया। उसके बाद वो नेशनल लेवल पे भेजा गया, तो एनएसओ सर्टिफाइड हो जाएगा। फिर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे भेज दीजिए, तो उसको क्या हो जाएगा, वो आईएसओ सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।